बच्चों ठीक है, हमने ना एक पढ़ लिया है, ये दूसरा पार्ट है। मैंने 3 समझाए थे आपको, कौन कौन से समास, 6 लिखवाए थे, जिसमें से 3 मैंने एक्सप्लेन किए थे उस वाले में। अब इसमें करने वाले हैं, उसमें द्विगु समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास आपको मैंने समझाए थे। अब हमारा बचा है कर्मधारय और बहुब्रीहि। पहले इन दोनों को समझेंगे, है ना, क्योंकि इनका आपस में इनको डिफ्रेंशिएट भी करना होगा और है ना, ये थोड़े से कंफ्यूज करते हैं दोनों, इसलिए पहले इन दोनों को एक साथ समझेंगे, है ना। उसके बाद लास्ट में हम समझेंगे तत्पुरुष समास, ठीक है। तो पहले ये पहले कर्मधारय की वो देख लेते हैं क्या है ये समास। इसमें विशेषण पढ़ा आपने पिछली क्लास में? नहीं पढ़ा तो भी मैं एक बार बता देती हूँ, है ना। विशेषण, संज्ञा सबको पता है, सर्वनाम सबको पता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, यानी जो विशेष्य है उसकी विशेषता यहाँ पर बताई जाती है। यानी उपमा का मतलब पता है, किसी से किसी को वो बताना, उसकी तारीफ करना, जैसे वो उस जैसा है, कोई अच्छी चीज़ है, फिर दूसरी चीज़ की उससे उपमा करना, उससे बराबरी करना, वो कहलाता है आपके उपमेय। तो ये 2 चीज़ें इसमें आएंगी। बहुब्रीहि में क्या होता है, इसमें मैंने पहले समास में समझाया था कि 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। इसमें दोनों ही पद गौण होते हैं। क्या होते हैं? गौण मतलब दोनों ही पद का कोई मीनिंग नहीं निकलता, तीसरा ही शब्द बन जाता है। एक उदाहरण दे देती हूँ मैं आपको बहुब्रीहि समास का। किसका? बहुब्रीहि समास का। जैसे दशानन, दशानन, है ना, आया किसी को दिमाग में दशानन का पता? नहीं आया? 10 है आनन जिसके, 10 है आनन जिसके। दस है आनन जिसके, दशानन। आनन मतलब मुख, आनन मतलब मुख। तो किसके हैं? 10 सिर किसके होते हैं? 10 मुख किसके हैं? रावण के। गेट बंद कर दो। रावण के। किसके हैं? रावण के, है ना। तो हमको इसमें पहले जो हमने समास किए थे उसमें क्या करते थे, 2 शब्द होते थे, उनके ही अर्थ निकलते थे, उनको अलग अलग कर। पर इसमें क्या हमने किया, उसका बिल्कुल अलग ही वो मीनिंग निकला है जाके, मतलब बिल्कुल अलग, तीसरा ही एक अर्थ निकला जाके, रावण। और बता देती हूँ 1-2, जैसे महात्मा। चलो इसी को अभी क्लियर कर लेते हैं। महात्मा, तो इसका क्या बनेगा, जल्दी से कोशिश करो। महान है आत्मा जिसकी, महान है आत्मा जिसकी, है ना। एक व्यक्ति विशेष के लिए यूज किया जाता है इसको। किसके लिए? व्यक्ति विशेष के लिए। किसके लिए? व्यक्ति विशेष के लिए इसका यूज होता है ना। कोई भी अच्छा व्यक्ति होता है, अच्छी सोच वाला, अच्छे हृदय वाला, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? महात्मा आदमी है, बोलते नहीं है? महात्मा आदमी है। तो उसका मतलब क्या है कि जिसकी आत्मा क्या है? महान है। यानी महान है जिसकी आत्मा जिसकी, महान है आत्मा जिसकी, जिसका, जिसकी, ये सब इसमें क्या लगेंगे? पीछे लगेंगे। तो ये एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी इस महात्मा का एक तीसरा ही यूज है व्यक्ति विशेष के लिए, यानी तीसरा अर्थ निकलता है जाके, तो वो कहलाता है आपके बहुब्रीहि समास। और एक समझ लेते हैं बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है, तो गजानन, एक और देखते हैं। चलो
गजानन। मैंने अभी लेसन पढ़ाया था आप लोगों को में, उसमें गज का आपको मीनिंग बताया था। गज मीन्स क्या होता है? हाथी। तो ये है ना, सबको जब तक ये भी वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए, तभी आपको बोलते कि कठिन शब्द जरूर सीखो, उनको ज़रूर लर्न किया करो, क्योंकि उनसे ना वैकेबलरी अच्छी होती है, और वैकेबलरी अच्छी होगी तो हमें आगे हिंदी करने में बहुत आसानी रहती है। गज के समान आनन वाला, गज के समान, गज के समान आनन वाला। ठीक, गज यानी हाथी के समान मुंह वाला। तो हाथी किसका मुंह है हाथी जैसा? सूंड किसके मुंह में है? आया याद? लंबोदर, यानी जिनका लंबा है पेट जिसका। देखो दो आ गए, अब एक लंबोदर का भी मैंने आपको बता दिया। तो कौन है वो? गणेश जी। कौन है? गणेश, है ना? तीसरा ही अर्थ निकला, यानी बहुब्रीहि समास में क्या? तीसरा ही। जो ये दोनों पद, ये वाला पद है ना, ये तो साइलेंट हो जाता है, छुप जाता है। क्या हो जाता है? छुप जाता है जाके, और इसका तीसरा ही अर्थ निकलता है जाके क्या? जैसे गजानन का निकला, गज के समान आनन वाला। कौन है? गणेश। तो यानी ऐसे समझना पड़ता है इसको। थोड़े से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे बारहसिंगा, 12 है सींग जिसके, किसके? एक हिरण प्रजाति होती है ना? हिरण की प्रजाति ही होती है वो, जिसके 12 सींग होते हैं। तो एक हिरण की प्रजाति, तो वो बहुब्रीहि समास है। चक्रधर, चक्र धारण करने वाला। कौन, किसने धारण किया हुआ है चक्र? विष्णु जी ने। चक्र धारण करने वाला कौन है? विष्णु। तो यहाँ पे चक्रधार, जब भी हमारे दिमाग कोई भी बोलता है चक्रधर, तो हम फटाफट विष्णु जी का नाम ले देते हैं, तो इसलिए इसका तीसरा अर्थ निकला। और जैसे त्रिलोचन, 3 है नेत्र जिसके, किसके हैं 3 नेत्र? शिव जी के। कहते नहीं है शिव जी की तीसरी आँख खुल गई क्या? ऐसे बोलते हैं ना कि इसकी तो शिव जी की तीसरी आँख खुल गई, तो वही है। 3 है नेत्र जिसके, कौन? शिव। तो ये क्या है? बहुब्रीहि का उदाहरण है। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका। पीला अंबर मतलब वो वाला अंबर नहीं, आसमान वाला, वो वस्त्र उनके। कृष्ण जी के वस्त्र कैसे हैं? पीले। जब सूर्य निकलता है तो सुबह सुबह आप देखोगे कि है ना, आकाश कैसा होता है? थोड़ा पीला पीला होता है ना, चमकता है। तो उन्हीं से बताया गया है कि उनके वस्त्र कैसे हैं? पीले। तो कौन है वो? श्री कृष्ण। यानी तीसरा ही अर्थ निकला। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी। चतुर्भुज कल भी मैंने शायद समझाया था बना के, है ना? तो 4 है भुजाएं जिसकी। ये हो गया आपके बहुब्रीहि समास। अब देखो कर्मधारय समास समझते हैं, क्योंकि ये दोनों को अभी आपको कन्फ्यूज़न होगा और इनका आपको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, है ना? अब है कर्णधारय। कर्णधारय में भी देखो कुछ इसी तरह के वर्ड्स होते हैं। नीला अंबर, नीला अंबर, है ना? तो इसका क्या बनेगा? किससे? तो इसमें देखो एक से नीला है जो अंबर, अब अंबर को कैसा बताया गया है? नीला। क्या अंबर को कैसा बताया गया है? नीला। नीला है जो अंबर, तो अंबर को कैसा बताया गया है? नीला। यानी यहाँ पर मैंने बताया था कि विशेष्य की क्या बताएगा? विशेषता। यहाँ पर ये विशेष्य और इसकी ये विशेषता, यानी विशेष्य की क्या बताई जा रही है? विशेषता। तो इसलिए इसका क्या देखते हैं कि जब किसी को किसी के जैसा समान बताया जाता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। जैसे श्वेतांबर, श्वेतांबर, तो क्या बनेगा?
सोचो, जल्दी सोचो, फटाफट बच्चों। आया? श्वेत है जो अंबर, श्वेत, श्वेत है जो अंबर, है ना? क्या इसका मीनिंग समझ में आया? श्वेत है जो अंबर। तो मतलब इसमें क्या है, किसी की किसी से बराबरी, मतलब उसके समान बताया जाता है। जैसे कमल नयन, है ना? तो और जैसे महाजन, महान है जो जन, महान है जो जन। अंधकूप, अंधकार है जिस कूप में, कूप का मतलब पता है? कुआं। अंधकार है जिस कूप में, यानी अंधकार के जैसा कुआं जिसके अंदर अंधकार है। नील गगन, नीला है जो गगन, गगन का सबको पता है आसमान, तो कैसा? नीला, मतलब उसको कैसा बताया गया है? नीला बताया गया है। तो अब दूसरा एक थोड़े से उपमान और उपमेय को भी देख लेते हैं। कमल नयन, कमल के समान नयन, इसको थोड़ा लिख के बता देती हूँ। कमल नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन। तो किसके जैसे हैं नयन? नयन मतलब आंखें, नयन, नेत्र, नेत्र, नयन, लोचन, है ना? प्राइवेसी है आपका। तो नयन किसके समान है? कमल के समान। सुंदर, कमल बहुत सुंदर होता है ना, वैसे ही कमल के समान कैसे है? नयन है। यानी किससे उपमा की जा रही है नयन की? कमल से। तो यहाँ पर उपमान और उपमेय का संबंध पाया जाता है। मृग नयन, अब दूसरा देखो, कुछ इसके जैसा ही है। मृग नयन, मृग का मतलब पता है? इसमें यही वर्ड्स का मीनिंग आता होगा, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। मृग मतलब हिरण, तो किसके समान? हिरण के जो आँखें ना सबसे सुंदर बताई गई हैं, तो इसीलिए किससे तुलना की गई है नयन की? किसकी बराबर बताया गया है? किसके समान? तुलना नहीं की गई है, समान। तो किसके समान बताया गया है? मृग के समान नयनों को। तो मृग के समान नयन, जब उपमा किसी से उपमा की गई है तो के समान लगाएंगे, है ना? के समान नयन। कनक लता, कनक के समान लता। जब उपमा और उपमान होगा तो के समान, और जब विशेषण और विशेष्य होंगे तो है जो। जब विशेषण और विशेष्य, जब विशेष्य की वो बराबरी किसके साथ? विशेषण से की जा रही है, तो वहाँ पर है जो लगाएंगे। और जहाँ पर किसी की किसी के साथ उपमा की जा रही है, यानी उसके जैसा बताया जा रहा है, तो फिर वहाँ पर क्या लगाएंगे? के समान। कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल। कुसुम मतलब पुष्प, पुष्प मतलब फूल। फूल क्या होते हैं? बहुत नरम और मुलायम, तो उसके समान कोमल जो है। घनश्याम, घन के समान श्याम, घनश्याम, घन के समान श्याम। जब काले बादल होते हैं ना, उसके जैसी तुलना की गई है। चरण कमल, कमल रूपी चरण, यानी कमलों के जैसे चरण। तो इस तरह से उपमा और उपमान इसमें होते हैं। अब जो समझ, एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, गलतियां नहीं हो उसके लिए, देखो समास में क्या होता है? बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में कन्फ्यूजन रहता है अक्सर, क्योंकि दोनों के मीनिंग। अब इनको कैसे करते हैं? आपने जो विग्रह किया है, जिस तरह, जैसे एक वर्ड लेते हैं हम, चौमासा, चौमासा, ये तो वो वाला हो गया आपके कर नहीं, दूसरा लेते हैं, चलो। नीलकंठ, नीलकंठ, वो थोड़ा नीलकंठ, उसका तीनों करना पड़ेगा। नीलकंठ, है ना? अब ये कौन सा समास है? ये तो बहुव्रीहि भी लग रहा है और कर्मधारय भी लग रहा है ना? बहुव्रीहि भी लग रहा है और कर्मधारय भी
लग रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? आपने जो विग्रह किया है, जैसे मैं लिखती हूँ नीला है जो कंठ, है ना। दूसरा क्या लिखूं? क्या? नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, ठीक। अब ये दोनों ही सही हैं, दोनों ही क्या है? राइट है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि अब आप कौन सा लिखेंगे, है ना। आप एग्जाम में पूछेंगे तो कौन सा वाला लिखेंगे, क्योंकि ये तो दोनों ही राइट है। एग्जामिनर कहीं गलत नहीं कर दे नहीं, वो गलत नहीं करेगा। अगर खाली ये दिया हुआ है आपको, खाली ये दिया हुआ है और पूछा है कि कौन सा समास है ये, तो आप कोई सा भी करो, जो वाला विग्रह करेंगे, अगर ये वाला विग्रह करेंगे तो कौन सा समास लिखेंगे? कर्मधारय। कौन सा लिखेंगे? कर्मधारय। और अगर ये वाला विग्रह करेंगे तो कौन सा लिखेंगे? बहुव्रीहि समास। कौन सा लिखेंगे? बहुव्रीहि समास, है ना। ये आपके विग्रह पे है कि आप कौन सा विग्रह करते हैं, विग्रह के हिसाब से ही आप उसका नाम लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं है। एक और उदाहरण समझा देती हूँ, जैसे महात्मा। एक और उदाहरण समझा देती हूँ आपको तो क्लियर हो जाएगा। महात्मा, अब मैंने अभी अभी बताए थे ना दोनों में, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। अगर ये वाला किया है तो क्या लिख देंगे आगे? कर्मधारय। क्या लिख देंगे? कर्मधारय, है ना, क्योंकि इसमें उसके जैसी आत्मा है ना। तो दूसरा, अगर इसका महान है आत्मा जिसकी, महान है आत्मा जिसकी, ठीक। एक व्यक्ति विशेष हो गया तो यहां पर क्या कर देंगे? बहुव्रीहि, है ना। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। अगर आपको विग्रह दिया हुआ है करा हुआ कि इसमें कौन सा समास है, तो अगर ऐसे बराबरी या तुलना की गई है, किसी से कंपैरिजन किया गया है या उसके समान बताया गया, तो फटाफट क्या लिख देना है? कर्मधारय समास। मतलब अपनी तीनों आंखें खोल के करनी है समास। अगर तीनों आंखें नहीं खोली, थोड़ी सी भी चूक की, तो क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल दिमाग बिल्कुल खुला हुआ रखना है, एकदम फटाफट एक्टिव हो जाना है कि नहीं ये समास है, थोड़ा ध्यान देके, है ना। महान है आत्मा जिसकी, अगर ये वाला विग्रह दिया हुआ है तो फटाफट क्या लिख देना है? बहुव्रीहि समास लिख देना है। ये हो गया। अब एक चीज़ और, कल हमने पढ़ा था द्विगु समास, है ना। द्विगु समास में क्या होता है? फर्स्ट संख्या होती है। क्या होती है? फर्स्ट संख्या होती है। तो ये वाला भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी जानना जरूरी। चौमासा कई बार पूछ लेते हैं, अब इस लेवल पे तो कम पूछते हैं, चौमासा, है ना। ये देखने से क्या लग रहा है? फटाफट लिखेंगे हम द्विगु समास, लेकिन कभी कभी 4 मास विशेष लिखा जाए, 4 मास विशेष, तब क्या करोगे? ऐसा तो नहीं लिखते उसमें। द्विगु समास में तो कैसे लिखेंगे? 4 मासों का समूह। द्विगु समास अगर होगा 4, तो हम ऐसे लिख देंगे 4 मासों का समूह। मास मतलब महीने, तो 4 महीनों का समूह, तो वो तो चौमासा हो गया, द्विगु समास हो गया। लेकिन अगर ऐसे लिखा आ गया, ये क्या हो गई? वर्षा ऋतु, है ना। तीसरा अर्थ निकल रहा है
क्या निकल रहा है? तीसरा ही अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया आपके बहुब्रीहि समास। ये विग्रह इनका दिया हुआ होगा तब आपको पूछेंगे, जैसे ऐसे लिखा होगा तो आपको फटाफट इसके आगे द्विगु समास लगना है, और अगर ऐसे लिखा है तो फटाफट उसके आगे लिखना है बहुब्रीहि समास। जैसे तिरंगा ही ले लो, है ना, 3 रंगों का समूह, फटाफट द्विगु समास। अब एक 3 रंग मतलब हमारे तिरंगे में होते हैं, तो वो तो मिले हुए नहीं होते, तो राष्ट्र ध्वज, है ना, तीसरा ही अर्थ निकल गया, तो वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। तो ये थोड़ी सी चीजें है ना, आप दिमाग से करोगे ना, दिमाग को खुला रखोगे और तीसरी आंख भी खोल के रखोगे, तो ये गलतियां नहीं होंगी। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही समास करने में मज़े आएंगे और गलत नहीं होंगे। थोड़ा सा बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमारे 2 समास हो गए आज, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। और एक बार फिर से क्लास में आओगे तो मैं फिर से आपको इनको समझाऊंगी, पर अभी ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों।